हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वार। गाइस, आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विषय पर बात करेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास का टाइटल रहेगा वो रहेगा क्यों हुआ देश का विभाजन और क्या इसको टाला जा सकता था। अगर कोई टाल सकता था तो कौन टाल सकता था, कैसे टाल सकता था। साथ ही साथ जो सीमा का विभाजन हुआ उसको किसने विभाजित किया, सीमा किसने डिवाइड की और किस आधार पर डिवाइड की। तो इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करना है। तो आप बने रहिए एग्जाम वार के साथ और इस क्लास को आप पूरा देखिए ताकि आपको जो पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो क्या है दोस्तों, अंग्रेज भारत बहुत पहले आ गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की जो राजनीति थी या भारत की जो सत्ता थी उस भारत की सत्ता में दखल देना, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में दखल देना, अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो भारतीय राजाओं को हराते गए, उनको अपने कंट्रोल में लेते गए और शासन की बागडोर में वो इंटरफेयर करने लगे, नियंत्रण करने लगे। तो इस तरीके से उनके शासन की शुरुआत हुई और लगभग 200 सालों तक उन्होंने शासन किया। अब वो शासन करते चले आ रहे हैं और जब वो दिल्ली पे मतलब पूरे देश पर जब वो कंट्रोल कर लेते हैं तो वो राजा और प्रजा दोनों का ही शोषण करते हैं, हर तरीके से शोषण करते हैं। तो इस शोषण से दबकर जब ये रोष फूटा तो उस समय 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति में लीड रोल मंगल पांडे का था और ये क्रांति इतने बड़े स्तर पर हुई कि उस समय जितने भी परेशान राजा, परेशान प्रजाजन थे, उन सभी लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया। हालांकि सभी राजा इस क्रांति में शामिल नहीं हुए थे। अगर सभी राजा शामिल होते तो ये क्रांति आजादी में बदल जाती, तो इसीलिए क्रांति सफल नहीं हो पाई। लेकिन ये क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई थी कि इससे अंग्रेजों की आंखें खुल गई। जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, वो शासन अब सीधे महारानी के अंडर में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी के शासन का प्रतिनिधि बन गई। तो इस तरीके से अब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इसके बाद कुछ चेंज हुआ और यहां से अंग्रेजों ने अपनी राजनीति में भी चेंज किया और यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान के बीज बोने की। और दोस्तों, इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी सेना से भारतीय सैनिकों को कम करना शुरू कर दिया, यूरोपियन सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के नाम पर लड़वाने की नीति भी शुरू कर दी। कहने का मतलब डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसको उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद अप्लाई करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ रही थी उस एकता को उन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू किया, एकता में खलल डालना शुरू किया। और जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसाया, उनकी मेंटालिटी पूरी चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सर सैयद अहमद खान जब ये शुरुआत में आए थे तो ये पूरी तरीके से भारत की आजादी की बात करते थे, पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनको ऐसा घुमाया, अपने जाल में ऐसा फंसाया कि ये कुछ दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात करते थे, मुस्लिमवाद की बात करते थे। ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग के जिम्मेदार है। तो इस तरीके से वो राजनीति और सांप्रदायिकता के बीज को वो बोने में सफल हो रहे थे। और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। तो अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब इसके बाद में इस क्रांति के बाद में 1885 में, तो 1885 में इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही थी, आजादी के लिए प्रयास होते रहे थे,
लेकिन कोई एक संयुक्त संगठन नहीं था। 1857 में एक संगठन बना जिसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अहिंसात्मक तरीके से, विनयपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों से अपनी आजादी की मांग करती रही। अब धीरे धीरे ये कांग्रेस अपनी डिमांड को बढ़ाती गई तो अंग्रेजों के पास एक मौका आया। अंग्रेजों ने इस कांग्रेस के अपोजिशन में, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने सोचा कि एक और मुस्लिम दल बना दिया जाए जिससे ये आपस में लड़ते रहें। तो उन्होंने मुस्लिम नेताओं को, जो पहले भारत की आजादी के पक्षधर थे, उन्होंने मुस्लिम नेताओं को थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, और ऐसे नेताओं को उन्होंने बहलाया फुसलाया। और मुस्लिम लीग 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों, तो मुस्लिम्स का भी संगठन बन गया और कांग्रेस में हिंदू डोमिनेंस हो गया, मुख्यतः हिंदू लोग हो गए। हालांकि इसमें मुस्लिम्स भी थे, लेकिन जो बहुलता थी वो हिंदुओं की थी। अब ये दल आपस में टकराने लगे। इनका जो टकराव हो रहा था उसके पीछे अंग्रेजों का हाथ था। कैसे दोस्तों? ये मुस्लिम जो लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में 1906, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। आगा खां, नवाब आगा खां के नेतृत्व में हुई थी और सलीमुल्लाह खां इनके सहयोग से हुई थी। तो अब जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो हिंदुओं और मुस्लिमों का, दोनों का अपना अलग अलग संगठन हो गया, दोनों अपनी अलग अलग डिमांड करते रहे। हालांकि कांग्रेस की डिमांड यही रही कि हमें आजादी चाहिए, हमें अखंड भारत की आजादी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे। मींस अपने धर्म, जात पात वाली भावनाओं से ये प्रेरित हो रहे थे। अब उसी टाइम पे 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार एक आयोग बना, सुधार किए गए। कहने के तो ये सुधार थे, लेकिन इनमें सुधारात्मक कुछ भी था नहीं। ये भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने के लिए लाए गए थे और इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट से भारत में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचित अधिकार देने के प्रावधान किए गए। तो इस तरीके से अब ये हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने में अंग्रेज धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। और साथ ही साथ इससे 2 साल पहले अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन भी किया था। बंगाल का विभाजन कैसे किया था? बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता काफी अच्छी थी। वहां पर जो राष्ट्रीय आजादी की गतिविधियां थी वो भी काफी तेजी से डेवलप हो रही थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, इनके बीच में गैप बन जाए, इसलिए बंगाल को डिवाइड कर दिया। और कहा क्या कि ये शासन में सुगमता लाएगा, इससे हम शासन को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया। हालांकि उस समय कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे नेता थे, उन्होंने इनके इस कार्य को काफी हद तक असफल कर दिया था, राखी वगैरह बंधवाई थी। तो इस तरीके से एक काम इन्होंने बंगाल को विभाजन करके कर दिया, दूसरा काम हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, और तीसरा काम किया, मार्ले मिंटो सुधार में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र या अलग निर्वाचन सीटें, अलग निर्वाचित अधिकार दे दिए। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों में गैप बढ़ता गया और दोनों अलग अलग डिमांड करते रहे। अब गैप इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस अपनी अलग मीटिंग कर रही है और मुस्लिम लीग अपनी अलग मीटिंग कर रही है। ये अपनी अलग डिमांड कर रहे हैं, ये अपनी अलग डिमांड कर, दोनों ही संस्थाएं अपनी अपनी अलग अलग डिमांड करने लगे हैं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, टाइम क्या था? टाइम था 1930 का। क्या दोस्तों? 1930 में 30 ईस्वी में, जो आज प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद होता था। इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। 1930 में इलाहाबाद में
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर इकबाल ने पहली बार, देखो यहां पर पाकिस्तान की पहली बार मांग हो रही है, हालांकि नाम नहीं बताया गया है। तो यहां पर 1930 में इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में सर इकबाल ने पहली बार ये कहा कि मुस्लिमों को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने पहली बार मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड रखी। हालांकि ये डिमांड आधिकारिक नहीं थी, ये प्रस्ताव था और उस मुस्लिम राष्ट्र का नाम भी डिसाइड नहीं था। और इसके 3 साल बाद, कब दोस्तों, 1933 में, 3 साल बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली, कौन दोस्तों, रहमत अली ने उस राष्ट्र का जिसका नाम कभी इकबाल या सर इकबाल नहीं ढूंढ पाए थे, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र कहा था, उस राष्ट्र का नाम प्रपोज कर दिया और वो बोल दिया ये पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान का नाम इसलिए किसने दिया था, रहमत अली ने दिया था। अब दोस्तों इन्होंने पूरी धारणा बना ली थी कि पंजाब, कश्मीर और वो सिंध, बलूचिस्तान, ये प्रांत मिला के पूरा पाकिस्तान बनवा लेंगे। तो इस तरीके से पहली बार 1930 में पाकिस्तान की डिमांड हुई। पाकिस्तान जो नाम आया वो 1933 में रहमत अली ने दिया। और इसके बाद अब दोस्तों 1940 आया। 1940 में जो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1940 में आधिकारिक रूप से ये डिमांड कर दी कि अब हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र, दैट इज पाकिस्तान चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। और वहां से दोस्तों ये पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने लगे, कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने लगी। तो अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद में 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कौन आया दोस्तों, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में यह साफ साफ कह दिया था कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो जब कैबिनेट मिशन ने यह कह दिया कि भारत का विभाजन नहीं होगा, तो मुस्लिम लीग को यह लगा कि अब पाकिस्तान की मांग हमारी पूरी नहीं होगी, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें सीधे तरीके से पाकिस्तान नहीं देंगे तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करके पाकिस्तान बना लेंगे। तो इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, और यहां से असली कहानी शुरू हुई। तो जैसे ही मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, पूरे देश में दंगे भड़के, और दंगे इतने तेज भड़के कि वो बिल्कुल कंट्रोल किए ही नहीं जा सके। वो दंगे, उनमें सांप्रदायिकता पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। गांव के गांव खाली हो गए, शहर के शहर खाली हो रहे थे। और इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहा था, सबसे ज्यादा जिसको दिक्कत हो रही थी, वो थी महिलाएं। क्यों? क्योंकि पुरुष लोग दंगे करने जाते, लड़ते थे, वही मर जाते थे, बचती थी महिलाएं। तो उनको लोग जबरदस्ती उठा ले जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, उनको गुलाम बना के रखते थे, और उनके साथ हर तरीके से शोषण करते थे। तो इस जो आगजनी हुई, जो दंगे हुए 1946 में, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ। फिर दोस्तों इसके बाद में 1947 में आया माउंटबेटन प्लान। कौन सा प्लान दोस्तों? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ने भी पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, कहा पाकिस्तान आपको नहीं मिल सकता। जब माउंटबेटन प्लान में पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना अलग रास्ते पर चल दिए, नाराज हो गए। तो माउंटबेटन उनके पास गए, बोले देखो भाई, आप इस डिमांड को बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना नहीं माने। तो जब जिन्ना नहीं माने तो माउंटबेटन गांधी जी के पास आए। तो गांधी जी से कहा कि अगर वो नहीं मान रहा है तो आप ही ये मान जाइए कि पाकिस्तान का डिवीजन हो जाए, सॉरी, भारत का डिवीजन हो जाए, एक पाकिस्तान बन जाए, दूसरा भारत बन जाए। तो इस तरीके से अब गांधी जी, कांग्रेस के नेता गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और भी जो प्रमुख नेता थे,
उनके मन में कुछ समस्याएं चल रही थी। समस्याएं क्या कि उस समय देश पूरी तरीके से जल रहा था, हर तरफ दंगे थे, सिचुएशन अनकंट्रोल थी। सिचुएशन इतनी ज्यादा अनकंट्रोल थी कि अगर कोई दंगे से पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास जाता था तो पुलिस उससे यह कहती थी कि आप गांधी जी के पास जाओ, आप नेहरू जी के पास जाओ, आप मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाओ, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते थे। और पुलिस भी कहीं ना कहीं वो जातिवाद से ग्रसित थी। पुलिस अपने समुदाय के लोगों को कुछ नहीं कह रही थी, दूसरे समुदाय के लोगों को प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस लोगों पर गोली या फायर नहीं चला पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता पुलिस में भी आ गई थी। तो इस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिकता फैल गई थी। अब कानून बनाए कौन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करे कौन? अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेट के देश से जाने वाले थे, तो वो क्यों इंटरफेयर करते? और देश बिल्कुल धू धू करके जल रहा था। तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को, इस जो दंगे थे इनको कंट्रोल करने के लिए बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अनमने मन से पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया। और इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कांग्रेस पाकिस्तान की डिमांड को नहीं मानती तो एक पाकिस्तान नहीं, हजारों या हर जगह पाकिस्तान बन जाते। ये बात कही थी किसने? ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों अब यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस पे कितना दबाव होगा, किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन स्वीकार किया होगा। तो इस तरीके से यह विभाजन प्रस्तावित हो गया। और जब ये विभाजन हुआ तो उस रात क्या हुआ? गोविंद बल्लभ पंत ने एक बात कही कि हमारे सामने दो ऑप्शन थे, या तो हम सुसाइड कर लें या फिर हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करें। तो कांग्रेस, इस स्टेटमेंट से कांग्रेस का प्रेशर झलकता है, तो मांग को स्वीकार कर लिया गया, डिवीजन क्लियर हो गया, विभाजन की बात दोनों पार्टियों ने एक्सेप्ट कर ली, जिन्ना खुश हो गए। तो जब जिन्ना खुश हो गए तो अब क्या हुआ? अब डिवीजन किया कैसे जाए, कैसे दोनों देशों के बीच की रेखा बनाई जाए? तो उसी समय एक महीने पहले आए थे सर रेडक्लिफ। अब जो व्यक्ति एक महीने पहले, कहने का मतलब 8 जुलाई 1947 को आया है, कब दोस्तों? 8 जुलाई 1947 को आया है और 9 जुलाई 1947 को आप उसको देश का विभाजन का कार्य सौंप दे रहे हैं। तो जब उसको पता ही नहीं है देश के बारे में तो कैसे विभाजन सही कर सकता है? तो इसीलिए जब रेडक्लिफ को यह काम मिला तो उन्होंने जिस जाति पात के नाम पर, जिस हिंदू मुस्लिम के नाम पर पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी उसको तो छोड़ दिया, सीधे सीधे उन्होंने मैप देखा और मैप से लाइन बना दी। मैप के आधार पर, मींस ज्योग्राफी के आधार पर बना दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दो हिस्सों में कर दिया। एक जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया। तो इस तरीके से जो डिवीजन हुआ वो धर्म के आधार पर नहीं, वो मैप के आधार पर, कहने का मतलब ज्योग्राफी के आधार पर हुआ है। तो इस तरीके से अब डिवीजन हो गया। डिवीजन हुआ, पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को दे दी गई क्योंकि जो माउंटबेटन थे वो पाकिस्तान और भारत दोनों की आजादी समारोह में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आगे पीछे एक एक दिन पे दोनों देशों को आजादी दी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, दोनों देश आजाद हो गए 15 अगस्त तक, लेकिन दोनों देशों के बीच की जो रेखा थी वो 15 अगस्त तक नहीं खिंची थी। वो जो रेड क्लिफ लाइन है, कौन सी दोस्तों, कौन सी लाइन है? वो है रेड क्लिफ। कौन सी दोस्तों? जो रेड क्लिफ लाइन है वो लाइन खिंची थी 17 अगस्त को। कब दोस्तों? वो लाइन 15 अगस्त को नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन खींची गई। तो इस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात समझ में आई होगी, आपने इस स्टोरी को बड़े ही इंटरेस्टिंगली सुना होगा। दोस्तों अगर ये फैक्ट आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को
जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एंड जय हिंद डियर गाइस।